तो भाई ये वीडियो मेरे को वैसे तो एक वीक पहले बनानी थी, पर क्योंकि मेरी एक बैक में सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से एक वीक पहले ही हुई है, वो भी उसकी वजह से मैं बना नहीं पा रहा था। अभी भी मैं उल्टा लेट कर ये सब लिखूँगा। ठीक है, तो वीडियो अपनी पूरे रिपीटर्स और फ्रेशर्स सबके लिए रहेगी, मतलब जो भी मेरे को आता है अभी तक, जितना मैंने सीखा है, जितना भी मतलब 2 साल से लगभग मैं मतलब रेगुलरली सिर्फ सीजीएल के लिए ही पढ़ रहा था, और कुछ मैंने इधर उधर के 1-2 एग्ज़ाम दिए हैं, बस वो भी मेंस नहीं दिए हैं, प्री देख कर बस उनको क्लियर करके छोड़ दिया था। ठीक है, तो अभी ये शुरू करता हूँ मैं वीडियो। ठीक है, बस पूरी वीडियो देख लेना। मेरे हिसाब से मैं पूरा कवर कर दूंगा, जितना भी डाउट वगैरह जो भी रहेगा सब वीडियो में ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। अगर कोई डाउट रहे भी तो कमेंट्स वगैरह में पूछ लेना। ठीक है, तो इसमें एक तो भाई देखो, पहला ही अपना जो मैंने लिखा है ना, वो यही लिखा है कि डिसाइड करो कि तुम लोगों को चाहिए क्या। ठीक है, कि कुछ लोग हैं भाई, हो सकता है वो किसी दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, या किसी और रेलवे वगैरह की किसी की भी कर रहे हो, और अगर वो सीजीएल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मतलब देखो एसएससी में सिर्फ मेन जो है वो सीजीएल ही है। ठीक है, अब सीजीएल के बाद में फिर उसके बाद में सीपीओ हो गया, फिर या सिलेक्शन फेज हो गया, सीएचएसएल एमटीएस वगैरह जो भी है। ठीक है, पर मेन अपना टारगेट जो है वो सीजीएल ही है। ठीक है, अगर सीजीएल के लिए तुम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो फिर पूरा फोकस आप सीजीएल की तरफ ही दो। ठीक है, क्योंकि सीजीएल, बैंक और रेलवे वगैरह में मेरे को जो बेस्ट लगता है, क्योंकि बैंक में मैं 2 साल ऑलरेडी आईबीपीएस में पीओ रह चुका हूँ। ठीक है, पीओ मतलब असिस्टेंट मैनेजर मेरा कन्फर्मेशन हो गया था, उसके बाद मैंने रिजाइन दिया है। ठीक है, तो सीजीएल मेरे को इनमें से सबसे बेस्ट लगता है, रेलवे को भी ले लो इसमें से। ठीक है, जो भी जॉब है जितनी भी हैं उनमें से सीजीएल अगर आप 4600 ग्रेड पे की जो भी जॉब अगर आप ट्राई कर रहे हो तो ये बेस्ट जॉब है। ठीक है, उसमें आपको ना तो इतना वर्कलोड मिलता है, जैसे बैंक में आपकी सैलरी तो अच्छी है, बल्कि 4600 ग्रेड पे से भी ज़्यादा अच्छी सैलरी मेरे बैंक में मिलती है। ठीक है, लेकिन उसमें दिक्कत यही है कि बैंक में इतना ज़्यादा वर्कलोड है और इतनी गंदी गंदी पोस्टिंग्स हैं, ऊपर से यूँ समझ लो आपकी ज़िंदगी अगर आप अच्छे से जी रहे हो और आप चाहते हो कि उसमें थोड़ा बहुत कष्ट वगैरह आए तो बैंक की तरफ देख लो, अदरवाइज़ बैंक को रहने दो। ठीक है, बैंक में अगर आपको देखना भी है तो आप क्लैरिकल जॉब देख लो, अगर खासकर गर्ल्स के लिए मैं बोलूँगा, क्योंकि उसमें सैलरी ठीक ठाक ही रहती है, 40-45-50 के लगभग रहती हैं। ठीक है, आईबीपीएस भी हो गया और एसबीआई भी हो गया, आरआरबीज भी हो गए। उसमें भी अगर आपको मतलब पीओ की तरफ अगर देखना है तो फिर आरआरबी का पीओ देख सकते हो, उसमें मतलब ज़्यादा वर्कलोड वगैरह है नहीं। ठीक है, और सीजीएल के लिए मैं बता देता हूँ आप, तो मेन फोकस जो होना चाहिए अपना वो होना चाहिए सीजीएल के ऊपर, और सीजीएल के भी मतलब सिर्फ 4600 ग्रेड पे को ही टारगेट करना है, वो भी अच्छी, मतलब यूँ समझ लो आपको रैंक के लिए ट्राई करना है। रैंक के लिए किस तरीके से ट्राई करना है कि भाई जितना ज़्यादा आपका नंबर आ सके उतना ट्राई करना है। आपको ये नहीं देखना है कि भाई मेरे को 2400 मिल जाए, 2800 मिल जाए, 4200 मिल जाए, इस तरीके को आपका टारगेट ही नहीं करना है। तो पहले डिसाइड करके रखो कि पूरी जितना भी, अगर मैंने डिसाइड किया है कि भाई मेरे को एग्ज़ाम देना ही है तो पूरी शिद्दत से दो। अगर नहीं देना है तो अभी छोड़ दो। ठीक है, कोई दूसरी जॉब अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप उसके लिए ट्राई करो, पर अगर देना है तो फिर उसके बाद में आप 4600 को टारगेट करो। 4600 में पता ही होगा जॉब वगैरह, वो बाद में देख लेना। चलो, वो कोई दूसरी जो मैं शायद इसके बाद में मेरे को पोस्ट प्रेफरेंस भी भरनी है तो मैं शायद उसमें बता दूंगा सारी जॉब वगैरह के लिए कि कौन सी जॉब कितनी अच्छी होती है। ठीक है, तो उसमें अभी मतलब आपको यूँ समझ लो कि आपको अच्छी रैंक के लिए ट्राई करना है। ठीक है, आपको ये देखना ही नहीं है कि आपको 2400 ग्रेड पे देखनी है या 2800 देखनी है कोई भी, या आपकी स्टेट वगैरह में, वो सब बाद की बात है। आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं अपने। ठीक है, तो ये एक बार आपका डिसाइड हो गया तो टारगेट अपना हो गया, सीजीएल फिक्स करना है, सीजीएल को ही फिक्स करना है। उसके अलावा जैसे आपको पेपर सारे देने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सीपीओ का पेपर नहीं देना, सीपीओ भी देना है भाई आपको। सीपीओ में भी मतलब नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखोगे तो दिल्ली पुलिस वाली जो जॉब है एसआई की, वो अच्छी खासी है। फिर उसके बाद में ये कौन सी है वो, नाम भूल गया यार मैं इसका, क्या था, जो एसआई की जॉब होती है सीपीओ के अंदर, वो इसकी सीआईएसएफ की जॉब जो है, सीआईएसएफ को मैं बोल रहा था, सीआईएसएफ हो गई और दिल्ली पुलिस हो गई, ये दो जॉब काफ़ी अच्छी खासी जॉब है। और इनके अलावा फिर भाई वो सीआरपीएफ वगैरह, यार वो आर्मी वाला काम हो जाता है, वो मेरे को बहुत ही गंदा लगता है। मतलब आर्मी से मेरे को नफरत नहीं है, वो जॉब जो है वो पर्टिकुलर जॉब बहुत गंदे टाइप की जॉब है। ठीक है, अगर कोई लगा हुआ है तो आप उससे पूछ सकते हो, इसमें ज़्यादा मैं कमेंट करूँगा नहीं। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, सीपीओ हो गया। और इसके अलावा क्या हो गया, फिर सिलेक्शन फेज में देख लेना यार कौन सी जॉब अगर आपको सूटेबल लगे आपकी, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी जॉब निकलती हैं, पर्टिकुलर एक एक जॉब का आपको फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद में सीएचएसएल हो गया और एमटीएस हो गया। ठीक है, आपको ये सारे के सारे भरने हैं। ठीक है, इसमें क्या बच गया मेरा, सीजीएल, सीपीओ और सिलेक्शन फेज बच गया। ठीक है, ये भी। ठीक है, तो
इन सब के एग्ज़ाम आपको ज़रूर देने हैं, प्रिपरेशन आपको सिर्फ सीजीएल की देनी है, ठीक है। मतलब सीजीएल के आप जब प्रिपेयर करोगे तो सेम टू सेम सिलेबस है, और एग्ज़ाम दोगे तो आपका है ना वो जो मतलब फोबिया रहता है एक तरीके का, यार एग्ज़ाम में बैठूंगा, टेंशन रहती है, वो सब ना वो थोड़ा कम होता जाता है। जितने आप एग्ज़ाम देते जाओगे आपको उतना ही अच्छा एक्सपीरियंस होता जाएगा, ठीक है। और जितना एक्सपीरियंस आप लेकर आप एग्ज़ाम में बैठते हो ना, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। एग्ज़ाम वाले दिन आप सिली मिस्टेक्स कम करते हो, आपका मन कम मतलब विचलित रहता है कि भाई आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं अच्छा एग्ज़ाम दूंगा, क्योंकि जितने ज़्यादा एग्ज़ाम दोगे उतना ही आप उस चीज़ से फेमिलियर होते जाओगे कि कैसा एग्ज़ाम आना है, किस तरीके से मेरे को वो करना है, टैकल करना है, ठीक है। तो अपना ये तो क्लियर रखो कि सीजीएल के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। और अच्छे से ही प्रिपेयर करना है, कि इतने ही अच्छे से प्रिपेयर करना है कि मेरी रैंक आ जाए। उसके बाद में जो भी आपको ग्रेड पे वगैरह मिलेगा वो बाद की बात है, आपको पेपर का तैयारी उसी तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, वीकनेस देखनी है अपनी, ठीक है। अब वीकनेस को आपको कैसे देखना है कि भाई वीकनेस आपको सिर्फ सब्जेक्ट डिसाइड करना है कि कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा वो हो रही है, दिक्कत होती है, ठीक है। जैसे मेरे को जीके में होती है, ठीक है, मेरे लिए तो यही था प्रॉब्लमेटिक। उसके बाद में किसी को इंग्लिश में होती हैं, किसी को मैथ में होती हैं, ठीक है। अब मैथ और इंग्लिश है और रीजनिंग है, ये तीनों के तीनों भाई मैं हमेशा ही मानता हूँ कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। इनके अंदर आपको दिक्कत है भी तो उनको आप स्ट्रॉन्ग करो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि उसके बाद में आपको जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो यार उसमें यही चीज़ है जो फिक्स आपको नंबर दे सकती है। जीके का कुछ भरोसा नहीं है। इस बार मेरे 43 नंबर हैं, ठीक है, पिछली बार मेरे 25 ही नंबर थे, और पिछली बार जीके बहुत ही हार्ड थी, किसी के पढ़ाए हुए से नहीं आई थी। इस बार ज़्यादातर परमार ने पढ़ाई हुई थी वो वाली आ गई। अभी मेरे 43 हैं, मेरे मार्क्स भी मैं बता देता हूँ, 337 आया है मेरे इस पर, ठीक है, और उसमें 43 इसमें है, और बाकी देख लेना यार मैं पीछे बता चुका हूँ। तो इसमें मैं क्या कह रहा था, जैसे 43 नंबर है, बहुत लोगों के 60 नंबर भी आए हैं, इसमें 17 और जोड़ दोगे तो 354 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छी खासी रैंक आ जाएगी उस हिसाब से तो मेरी, ठीक है। अभी भी रैंक ठीक है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो मैं क्या कह रहा था, एक सब्जेक्ट डिसाइड करो, वो सब्जेक्ट आप पकड़ कर रखो कि भाई आपको जैसे मान लो जीके में दिक्कत है, या किसी को मैथ में दिक्कत है, या किसी को इंग्लिश में दिक्कत है। रीजनिंग को तो मेरे को लगता नहीं है किसी को दिक्कत होगी, और होनी भी नहीं चाहिए। रीजनिंग तो मतलब आसान ही आती है आजकल एग्ज़ाम में, जितने भी एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुए हैं ये एजुकेटी आने के बाद में। तो अगर रीजनिंग में दिक्कत हो भी रही है तो यार वो मॉक वगैरह दोगे और उसके थोड़े बहुत सॉल्यूशन किसी टीचर वगैरह से देख लोगे तो वो आराम से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूंगा, प्री का भी बताऊंगा, मेंस का भी बताऊंगा, ठीक है, कि आपको कैसे कैसे सोल्व करना है। तो एक आपको बस ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत है। जैसे जीके में है तो जीके को आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दोगे इनके कंपैरिजन में, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा देना है, ऐसा नहीं है कि भाई पूरा दिन आप जीके पढ़ते रहो बाकियों को छोड़ दिया, ठीक है। और बाकियों में अगर किसी में दिक्कत है तो आप उसको, मतलब इंग्लिश में दिक्कत है तो इंग्लिश को थोड़ा ज़्यादा टाइम दोगे, जीके में नहीं है तो जीके को छोड़कर बाकियों में ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। अभी टाइम कितना बचा है भाई ये देख लेते हैं। अभी मई में शायद मेरे हिसाब से मई जून का जो दे रखा है, तो हम पकड़ के चलते हैं 15 मई तक, ठीक है। तो 15 मई तक, अभी कितना फरवरी चल रही है ना, फरवरी से मार्च, अप्रैल और मई, 3 महीने हैं, ठीक है। ये प्री के लिए है, और उसके बाद में 2 महीने और मिला लो मेंस के लिए, तो टोटल मिलाकर 5 महीने हैं, ठीक है, मेंस के लिए। तो प्री के लिए जितना प्रिपेयर करना है ना वो देखना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना प्रिपेयर करना है, ताकि मेंस में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हमें डिसाइड करना है कि 3 महीने में हम मैक्सिमम जितना खींच सकते हैं उतना खींचेंगे। उसके बाद में क्योंकि 2 महीने जो आपको मेंस के लिए मिलेंगे उसके अंदर आपको एक कंप्यूटर जुड़ जाएगा, फिर मैथ के अंदर 2-3 चीज़ें जुड़ जाएंगी, और फिर ऊपर से थोड़ी ज़्यादा मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे, जो प्री में आता है वही मेंस में आ जाता है, बस मेंस में थोड़ा सा घुमा कर दे देते हैं, या फिर यूँ समझ लो कि होता है मेंस का प्रेशर अलग होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा लगता है थोड़ा मतलब पेपर हाई आ गया है या इस तरीके का। बाकी पेपर वही रहता है जो प्री में होता है वैसा ही मेंस में रहता है, ठीक है। उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो आप 3 मंथ है, 3 मंथ के हिसाब से अपना प्लान बनाएंगे, ठीक है। और ये देख सकते हो यार, ये मैंने बहुत पहले लिखी थी, ये कब लिखी होगी मैंने, शायद 2023 में लिखा होगा ये, ठीक है। मतलब जब 23 में नहीं, सॉरी 24 में लिखा था, जब मैंने ये प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया इसके लिए, सीजीएल के लिए। बैंक में जब मैं जॉब कर रहा था उसी टाइम की बात है ये, ठीक है। तो उस टाइम ये सब मैंने मतलब इंपॉर्टेंट निकाला था, इसमें से कुछ अभी मेरे को लगता नहीं है कुछ है इस तरीके से आपको करने की ज़रूरत है, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। मैथ में आप देख लेना, इसमें मैंने ये 2-3 चीज़ें अभी ऐड भी कर दी हैं, ठीक है। इसमें पहले आप देख लो मैथ में से कौन कौन सी चीज़ें आपको आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। अर्थमेटिक हो गया जिसमें से ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एडवांस में इधर उधर भी हो सकते हैं भाई, कोई एडवांस में हो सकती है, कोई चीज़ अर्थमेटिक में हो सकती है, मैंने उल्टा सीधा लिख दिया होगा, ठीक है। वो आपको देखना नहीं है, बस आप ये टॉपिक देख लो इनमें से आपको क्या क्या नहीं आता है, ठीक है।
मतलब ये सब आपको आना चाहिए जितना मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा देखो इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है, वोकेबलरी सबको ही आनी चाहिए, क्योंकि वोकेबलरी के आपको पता है ये 3-4 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, 3-4 तो आने ही आने हैं, ठीक है। वो चाहे किसी भी तरीके से आए, पैसेज में आए, किसी और तरीके से आए। और एंटोसाइनो हो गए, ईडियम्स हो गए। ईडियम्स का भाई ये सबसे पहले कर लो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आ जाएंगे और 2 क्वेश्चन आपको एक तरीके से फिक्स नंबर देकर जाएंगे, ठीक है। वो 2 क्वेश्चन सबसे आसान आएंगे। पर अगर आपको नहीं आता हो ईडीएम सब तक पढ़े नहीं हो, फ्रेजेज वगैरह मतलब ये कम आते हो, तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लोगे, किसी से यूट्यूब से देख लो या किसी किताब से देख लोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। OWS हो गए, वॉइस हो गई, नरेशन हो गए, इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इस बार पता ही आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 में से 4-5 क्वेश्चन अगर वॉइस और नरेशन के हैं तो भाई इनको छोड़ने का क्या है मतलब है। अच्छे से पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है, टाइम क्लोज का ध्यान रखना। नरेशन में आता है बहुत बार जिसमें वो टेंस चेंज नहीं होता है, वो मतलब पहले मैंने शुरू में 2-3 बार गलत किया था, उसके बाद मैंने पढ़ लिया था, तो वो एक उसमें भी आया हुआ है, इस बार भी मेंस में था, ठीक है। एक ऐसा ही क्वेश्चन था, उसका टेंस चेंज नहीं होना था, ठीक है। उसके बाद में क्लोज टेस्ट हो गया, कॉम्प्रिहेंशन। उसके अलावा जो कॉम्प्रिहेंशन हो गया भाई, ये मतलब मस्ट है इस बार। जो मेंस के अंदर 3 पैसेज आए थे ना, वो 3 पैसेज सबकी नैया उसी ने डुबाई होगी लगभग इंग्लिश के अंदर, क्योंकि बाकी सब 30 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन आसान थे और 15 क्वेश्चन जो ये इसके आए थे कॉम्प्रिहेंशन के, वो सारे के सारे एकदम डिफ़िकल्ट थे, ठीक है। मतलब पूरा तीनों के तीनों पैसेज ये एक तरीके के वैसे ही थे, डिफ़िकल्ट थे। अगर किसी को इंग्लिश में दिक्कत है तो भाई थोड़ा रीडिंग करना स्टार्ट करो। अगर रीडिंग नहीं हो रही है तो किसी मतलब जैसे वो निमिषा बंसल मैडम है, वो कराती रहती है ना एडिटोरियल वगैरह, तो उनको यूट्यूब पर आप फॉलो कर सकते हो। उसके ऊपर आप देख लेना कि वो कैसे करा रही हैं, उसको पढ़ो, पहले खुद सोल्व करो, फिर उसके बाद में मैडम से देख सकते हो या किसी और से देख सकते हो, कोई भी टीचर वगैरह, ठीक है। और ग्रामर ये तो मेरे हिसाब से 120 रूल्स है। अरे यार वाइट की जगह कुछ ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। ये तो ब्लू तो मैंने लिख ही रखा है, रेड ले लेते हैं, ठीक है। ये 120 रूल्स में से देख लेना ग्रामर, ठीक है। ये सब्जेक्टिव मूड होते हैं, ठीक है, करंट वाला भी होता है। अरे ठीक है, ये करंट और पास्ट में मूड वाला क्वेश्चन है, आते हैं बहुत बार, मतलब मॉक में तो आते ही हैं, उसमें मेंस में नहीं आए, पर ये वाला देख लेना, ये मूड वाले क्वेश्चन, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब है, मस्ट है, ठीक है। अगर ये एक उसमें भी आई थी वो गिव ऑफ करके अभी मेंस में, ठीक है। इसको थोड़ा कम करने दो यार, गिव ऑफ करके, ठीक है। और आती हैं हर जितने मॉक दोगे सब में फ्रेजल वर्ब रहेगी। फिक्स प्रीपोजिशन है, ये भी रहेगी, हमेशा ही आती है, जितने मॉक वगैरह दोगे उनमें भी आएगी, बाद में भी आएगी, ठीक है। तो ये भी देख लेना। तो और रीजनिंग में ये सारे लिखे हुए हैं ऐसे ही। इसमें से इम्पोर्टेंट है वो कैलेंडर एक 20 मिनट की वीडियो है मैथ्स मेनिया पर, ठीक है। मैथ्स मेनिया यहाँ से सर्च कर लेना, ठीक है, वो सीख लो। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता है कुछ और देखने की ज़रूरत है, वरना तो लोगों ने 5-5, 6-6 घंटे की करवा रखी है। 20 मिनट की वीडियो है, उसको 2-3 बार देखो वीडियो को। उसके अलावा क्वेश्चन सोल्व करो, थोड़े बहुत अपने मन से बनाओ क्वेश्चन, मन से सोल्व करो, अपने आप ये निकल जाएगा, ठीक है। कैलेंडर बस इतना ही है, कैलेंडर में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और जैसे ये नंबर सीरीज़ वगैरह हैं, ये तो भाई आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। इसके बाद में ये जो है ना, ये एक बार किसी टीचर से देखो, किसी अच्छे टीचर से, E1 कोचिंग वाले से देख लो, सर से, नाम क्या था उनका, सर का भूल गया मैं। E1 कोचिंग सेंटर करके ऐसे हैं, उनके ऊपर रीजनिंग पढ़ाते हैं, नाम भूल गया मैं उन सर का, ठीक है। उनमें से देख लेना भाई, ये सारे एक ही वो 4 घंटे की या 5 घंटे की वीडियो होगी, उनमें से एक बार आप देख लोगे ना वो वीडियो, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि अजम्पशन में क्या करना है, कंक्लूजन में क्या करना है, फिर उसके बाद में ये देख लेना इन्फेरेंस वगैरह कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना काम। अब सोर्स देखना है कि यूट्यूब से करें, बैच से करें या बुक वगैरह से करें। तो इसमें से अभी देखो यार, अगर बैच ले लिया ना किसी का, तो यूँ समझ लो आप अपने आप को 1 साल पीछे लेकर जाओगे। जितने भी बैच हैं अभी, जितने भी टीचर वगैरह पढ़ाएंगे, वो बैच आपको यूँ समझ लो कम से कम 6 महीने का बैच देंगे, ठीक है। और आप 3-4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट का बैच मिलेगा। उसमें आप मतलब मान लो आपको मैथ नहीं आता, मैथ का भी ले लिया आपने, तो भी वो 6 महीने का कम से कम मिलेगा ही, ठीक है। उसके अलावा आप इंग्लिश का देख लो या फिर किसी और का देख लो, रीजनिंग का, जीके का, ठीक है। तो आप अगर आपने पूरा कंप्लीट बैच ले लिया ना, मतलब चारों सब्जेक्ट का, तो आप 6 महीने तो छोड़ो, आप 1 साल पीछे चले जाओगे, ठीक है। तो आपको अभी ये 6 मतलब पूरे के पूरे 4 के 4 सब्जेक्ट के लिए आपको ये 6 महीने का बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। मान लो आपका मैथ का है, ठीक है,
मैथ आपको कैसे करना है, टॉपिक देखो, उस टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करो, कोई भी क्वेश्चन कोई भी टॉपिक, जैसे मान लो डिस्काउंट का ही है, ठीक है, उसके अंदर 4 या 5 घंटे की कोई वीडियो पड़ी होगी, किसी अच्छे टीचर की देख लेना, हवाबाज टीचर की ना देखो तो ही बेटर है। पर क्योंकि ये 4-5 घंटे की जो वीडियोज़ होती है ना, उसके अंदर हवाबाजी काट काट कर वो वीडियो डालते हैं, ठीक है, मतलब उसको शॉर्ट कर देते हैं वीडियो को, मतलब लाइव देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा बकवास करते हैं। उसके बाद में अगर आप इनको ये 4-5 घंटे वाली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको कंसाइज वो मिलेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, किसी भी टीचर की जो भी आपको अच्छी लगे वो वाली वीडियो देखो, 4-5 घंटे की या ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है वीडियो, वो वाला आपका टॉपिक हुआ। उसके बाद में उसके PYQ कर लो, PYQ की या तो बुक ले लो, किरण वाली जो आती है, ठीक है। अगर ये बुक नहीं लेनी है तो फिर टेलीग्राम के ऊपर किसी न किसी चैनल के ऊपर आपको वो मिल जाएगी उनकी, जैसे ये क्या नाम है इनका, गगन प्रताप जो सर हैं, उनकी वो जो एक वो है, उन्होंने PYQ करके एक ऐसे करके वो बुक निकाली हुई है ना, उसकी बुक की PDF पड़ी होगी उन्हीं के चैनल पर, वो PDF उठा लेना, ठीक है। मतलब किसी भी टीचर की PDF ले सकते हो, या फिर अगर आपको PDF से नहीं पढ़ना हो तो मेरे हिसाब से तो बुक ले लो, बुक से आप उसके मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने हैं आपको 50 से 60, ठीक है। बस एक ही टाइप के 50-60 नहीं करने हैं, अलग अलग मतलब देख लो, उसमें अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी में जाकर उसके 50-60 क्वेश्चन करो, बस आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक टॉपिक एक दिन में ख़त्म कर सकते हो। ये जो वीडियो है 5 से 6 घंटे की, 4-5 घंटे की, जो 5-6 घंटे की जो भी वीडियो है उसको आप 1.5x या 2x पर देख लो, मैं 2x पर देखता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके वो कर सकते हो, ठीक है। उसकी वो वीडियो देखो, उसके बाद में PYQ के 50 से 60 क्वेश्चन लगाओ अलग अलग टाइप के, ठीक है, वो आपका टॉपिक हो गया है। अभी आपको उसको कुछ दिन मत छेड़ो, 1 वीक कम से कम, 1 वीक के बाद में आप दोबारा से यही वीडियो देखना, सेम वीडियो, ठीक है, सेम ही वीडियो, उसमें आप कुछ ना कुछ आप छोड़ कर गए होगे जो आपको अभी दिमाग में नहीं आ रहा होगा, वो वाली चीज़ आपको दोबारा से रिपीट हो जाएगी। जितने भी आप उसके बाद में जितनी भी प्रैक्टिस आपको करोगे, वो प्रैक्टिस में ही आपका सारा पूरा हो जाएगा, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप किसी बैच से पढ़ो। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसी तरीके से पढ़ते हो ना, जैसे किसी मतलब वीडियो वगैरह को देख लो आप यूट्यूब के ऊपर, वो वीडियो में जो पढ़ा देगा ना आपको, वही पूरा का पूरा कंटेंट वो आपको मतलब 20 या 25 दिन में आपको उस पर करवाएगा, ठीक है, खुद के बैच के अंदर। बस उसके क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करवा देंगे या कुछ भी, मतलब इसी तरीके से करवाते हैं जितने भी टीचर हैं। जो भी आपको कंटेंट होता है वो सब आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। 4 से 5-6 घंटे की जो भी वीडियो, 10-11 घंटे की भी डालते हैं कुछ कुछ, जो बड़े वो होते हैं टॉपिक होते हैं, तो वो वीडियो देखो, उनके PYQ के सॉल्यूशन करो। उसके बाद में अगर आपका ज़्यादा मन कर रहा है तो उसके वो कर लो, जो चैप्टर वाइज मॉक होते हैं ना, वो दे लो, टेक्स्ट बुक से दे लो चाहे ओली बोर्ड से दे लो, इन दोनों से दे लेना। उनमें ज़्यादातर वो मॉक अच्छे से मतलब वो दे देते हैं, सारे क्वेश्चन कवर कर देते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज मॉक दो 1-2, और वो टॉपिक आपको अच्छे से आ जाएगा, मतलब 1-2 बार ऐसे करोगे तो वो आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको इंग्लिश का देना है तो फिर भाई ऐसे ही सेम टू सेम इंग्लिश में, जैसे मान लो आपको किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है तो वो आप यूट्यूब पर सर्च करो, उसकी वो 1-2-3 घंटे की मैक्सिमम कोई वीडियो होगी, वो वीडियो वगैरह आप देखो, उसके क्वेश्चन सोल्व करो। PYQ की पिनैकल की बुक ले लो, ठीक है, पिनैकल ही बहुत है, पिनैकल अगर आपने ले लिए हैं तो इंग्लिश में तो मेरे हिसाब से उसमें PYQ के सारे मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन आप वो टॉपिक वाइज देख सकते हो, फिर उसके बाद में उसके भी आप चैप्टर वाइज आप मॉक वगैरह दे लो, ठीक है। तो वो आपका इंग्लिश भी कवर कर देगी, ऐसे ही आपका ये रीजनिंग भी कवर हो जाएगी। बचा जीके। अब जीके यार 3 महीने में आप यूट्यूब से तो घंटा नहीं कवर कर सकते हो, क्या बोल मतलब अगर आपको ये कवर करना है, ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से तो परमार का वो ले लो, बैच ले लो, ठीक है। अब ये मैंने क्यों बोला है, मैं ज़्यादा वो नहीं करता हूँ कि भाई परमार से बैच लो, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेंस में ज़्यादा काम आता नहीं है, और मैं अब भी यही बोल रहा हूँ। इस बार ज़्यादा आया है मान लिया मैंने, पर नहीं आता है यार, जितने भी ज़्यादातर वो पेपर हुए हैं, क्योंकि एक आप CGL के ऊपर तो डिसाइड कर नहीं सकते हो, इसके अलावा भी बाकी सारे वो हुए हैं, CGL ये SSC के पेपर हुए हैं, उसमें आप देख लेना कितना आता है कितना नहीं। पर जितने भी मतलब स्टूडेंट है ना, मान लो आप 100 स्टूडेंट हैं तो उसमें से आप 70-80% मान लो यार जो परमार से पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है, तो आपको उनसे पीछे नहीं रहना है, आप एवरेज में तो रहो कम से कम, या अबोव एवरेज में रहो, ठीक है। तो बिलो एवरेज में या फिर बिल्कुल ही कि भाई मैंने जीके छोड़ दिए, उस तरीके से नहीं रहना है। तो परमार से आप बैच लो, ठीक है, दिन की 2-3 वीडियो देखो और उनकी PDF पढ़ लो उसी टाइम। फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे करके आपका जैसे मान लो हिस्ट्री है, ठीक है, अब हिस्ट्री के अंदर उनकी 20-22 ऐसे कुछ वीडियोज़ होंगी, ठीक है, 20 से 22,
तो ये 20 से 22 वीडियोज़ हैं, इनको आप ज़्यादा से जल्दी एक वीक में ख़त्म करने की कोशिश करो। एक वीक में उनको ख़त्म करो। वीडियो को आप 2x पर देख सकते हो, ठीक है, 2x पर समझ में आ जाएगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एक वीक में ख़त्म करो, उनके साथ में उनकी PDF पढ़ते रहो। फिर उसके बाद में आपको थोड़े दिन बाद में, मतलब उसके भी एक वीक बाद में आपको बस वो करना है कि आप PDF को दोबारा पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से। मतलब ये जब वीडियो देख लोगे, PDF पढ़ लोगे, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट हो जाएंगी। फिर दोबारा जब आप PDF पढ़ोगे तो वो आपको अच्छे से याद भी होने लगेगी वो सारी चीज़ें, ठीक है। आपको डेट्स वगैरह थोड़ी ध्यान से देख लेना। बाकी इस बार तो ज़्यादा डेट्स वगैरह आई भी नहीं थी, हो सकता है ये, क्योंकि अभी तो वो आने लगी है ना, स्टेटमेंट वगैरह आने लग गए हैं, तो उसमें डेट्स का थोड़ा रोल कम हो गया है, वरना ये TCS के टाइम पर काफ़ी डेट्स वगैरह आती थी, ठीक है। तो ये मैंने तरीका बता दिया है, ठीक है। मैथ यूट्यूब से देख लो, क्योंकि जल्दी कवर करना है, 3 महीने ही है इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आपने 6 महीने का बैच ले लिया तो भाई 3 महीने के लिए क्या, यूँ समझ लो आप फिर 2027 के लिए तैयारी करोगे, ठीक है। प्री वालों को, सॉरी, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी यही चीज़ है, और जो मतलब एक बार रिपीट कर रहे हैं या फिर पहले से देते आ रहे हैं उनके लिए भी यही चीज़ें हैं। वो तो बैच लेंगे भी नहीं, उनको तो ऑलरेडी पता, आइडिया लग गया होगा कि भाई टीचर से बैच लेने का मतलब है टाइम ख़राब करना, ठीक है। मेंस में तो बिल्कुल भी बैच नहीं लेना है। मेंस का बैच अगर आपने ले लिया तो यूँ समझ लो आप वो बैच को ख़राब ही करोगे। बिल्कुल भी 1-2 वीडियो देख लोगे तो देख लोगे, वरना उसमें से आप कुछ नहीं पढ़ोगे। मैंने खुद ये किया है, मैंने 1-2 बैच लिए भी थे, मैंने उनमें से कुछ नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद में बस प्रैक्टिस वगैरह और खुद को जो नहीं आता है वो यूट्यूब पर सर्च कर करके, ठीक है। सीक्वेंस मैंने बता ही दिया है, ठीक है, इसी सीक्वेंस में पढ़ लेना चाहिए इसको, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज अगर आपको नहीं आती है तो ये समझ लो अर्थमेटिक ही नहीं आती है। तो अर्थमेटिक में सबसे पहले परसेंटेज को सीखो, फिर रेशो वगैरह, प्रॉफिट वगैरह, डिस्काउंट वगैरह, SI CI, ये सब आप सीक्वेंस में पढ़ सकते हो, ठीक है। इधर भी आप सीक्वेंस में पढ़ सकते हो। ये प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और लाइन एंड स्लोप वगैरह ये सब मेंस में आता है, ठीक है। मेंस के लिए बाद में आप छोड़ सकते हो इसको, ये वाला, ठीक है। और अब क्या बता, बुक बची। इस बुक में आपको बस पिनक्कल की बुक लेनी है, किसकी, इंग्लिश की, ठीक है। और जब मेंस का टाइम आ जाएगा तो पिनक्कल की ही बुक लेनी है आपको, GK की, ठीक है। तो मेंस के टाइम पर GK, क्योंकि GK को आप जितना ज़्यादा हो सके ना आप इसको कवर करके रखो इधर से बैच से, ठीक है। जितने ज़्यादा हो सके, कम से कम हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये तो आप प्री से पहले कवर करके ही रखो, ठीक है। अगर ये कवर हो गई आपकी बैच से तो उसके बाद में आपका मोटा मोटा काम हो जाएगा। मतलब आराम से आपके इतने 20 नंबर के आसपास तो आराम से बना लोगे आप उसमें प्री के अंदर, ठीक है। और 20 नंबर में आपको क्वालिफाई कर लोगे अगर आपने मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो, ठीक है। बचा इंग्लिश में आपको ध्यान देना है भाई। इंग्लिश में क्योंकि अभी ये जैसे प्री का पेपर आएगा तो इसमें तो इतना बड़ा पैसेज आता नहीं है कि भाई आपको पैसेज में से क्वेश्चन बनाने हो। तो इसके अंदर आप ग्रामर के ऊपर ध्यान दे लेना। वो 120 रूल्स वाली जो मैडम की वो है ना, निमिषा बंसल की, वो वाली वीडियो देख लो। उस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, ज़्यादातर रूल्स आपके उसी में से कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने इधर ये बताए थे मूड वगैरह की ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार गलत होते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव मूड हो गए, और फिर उसके अलावा ये टाइम क्लोज वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और वोकैब हो गई। अब वोकैब का आपका क्या करना है भाई, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे अच्छी वोकैब जो मैंने अभी तक देखी है ना, वो सारी आती है मॉक्स के अंदर, ठीक है। जितने भी आप मॉक देते हो उसमें से आप वोकैब निकालो, खुद अपने हाथ से उसको या तो लिख लो या उसके स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तो स्क्रीनशॉट ले लेकर पढ़ता रहता था उनको, जितने भी, मतलब मैंने कम से कम 4-5 हज़ार तो वोकैब ऐसे स्क्रीनशॉट में रख रखी है जो मेरे को याद भी है, ठीक है। और उसके अलावा मेरे पास में 1-2 PDF भी पड़ी हुई है। वो PDF शायद मैं इधर ही दिखा दूँगा, 1 सेकेंड। देखो, एक ये भाई की वीडियो है, सॉरी PDF है, कहाँ गया, ये विकास ताया नाम था इनका, पहले चैनल था इनका यूट्यूब के ऊपर, अभी तो नहीं है इनका, ठीक है। इसके अंदर ऐसे वाली वो दे रखी हैं, ठीक है। इसके अंदर वो नेमोनिक्स दे रखे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। इसमें भी कुछ हज़ार के लगभग तो वोकेबलरी होगी, ठीक है। ये स्पेलिंग एरर के लिए मैंने एक ले रखी थी कि स्पेलिंग एरर वगैरह मेरे बहुत दिक्कत होती है स्पेलिंग में, ठीक है। तो उसके लिए एक वो ले रखी थी, PDF ले रखी थी। एक ये वाली PDF है, इसके अंदर भी 1000 इंपॉर्टेंट वोकेबलरी हैं। ली मैंने कहाँ से थी ये पता नहीं है मेरे को। तो ये वीडियो, ये अगर आपको चाहिए PDF तो ये भी मैं कहीं टेलीग्राम वगैरह पर डाल दूँगा, ठीक है। अभी मेरा चैनल नहीं है, बना दूँगा अगर कोई मांगेगा तो, ठीक है। वरना इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप ये अरेंज तो कर सकते हो इधर उधर से, या फिर क्या खोल दिया मैंने, हाँ यहाँ था ना मैं,
तो इसमें अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो बुक्स वगैरह में आप ब्लैक बुक मैं बोल रहा हूँ कि ले लो, पर यार मेरे से तो नहीं पढ़ी जाती हैं। अगर किसी से पढ़ी जाए तो भाई ब्लैक बुक से पढ़ सकते हो। उसमें सारे के सारी चीज़ें आ जाएगी आपकी, उसके अंदर वो कैब भी आ जाएगी, एंटोसाइनो भी आ जाएंगे, फिर उसके अंदर उसके ये इडियम्स वगैरह भी आ जाएंगे, ठीक है। तो वो भी आप ले सकते हो, पर रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि टाइम कम है और ज़्यादा टाइम आप उसके अंदर ख़राब करोगे, ठीक है। तो वो कैब आप मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी आप मॉक वगैरह देते हो आप उधर से पढ़ते जाओ, और जितने मॉक देते हो उसको वो कैब को स्क्रीनशॉट वगैरह लेते जाओ, उसको बार बार पढ़ोगे, कम से कम 20-30 बार जब पढ़ लोगे तब वो बहुत अच्छे से याद होगी। ऐसा नहीं है 2-3 बार पढ़ ली याद होगी, 100% बोल लोगे, 100%, ठीक है। तो 20 से 30 बार आपको पढ़नी पड़ेगी तब जाकर आपको वो कैब याद होती है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि भाई 4-5 बार पढ़ ली हो गई मेरे को याद, वो 2-4 दिन बाद में फिर भूल जाओगे, ठीक है। और क्योंकि जब आप ये वो मॉक वगैरह में से उठाते हो ना, मॉक भी आपको अलग अलग टाइप के देने हैं, ठीक है। लाइव मॉक वगैरह देने हैं, फिर आपको कोई एक ओलिव बोर्ड का या फिर आप टेक्स्ट बुक का ये ले लो, सब्सक्रिप्शन ले लो, फिर उनमें से देते रहो आप, ठीक है। किसी पर्टिकुलर चैनल का मैं अभी नाम नहीं लूँगा, जैसे आरबी वगैरह वो लोग बनाते हैं, वो काफ़ी हार्ड मॉक बना देते हैं, तो उसके बाद में फिर आप लोगों का कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाएगा। किसी की अच्छी तैयारी है तो वो ज़रूर ले सकता है, वो उसमें से पढ़ भी सकता है, ठीक है। तो वो कैब हो गए, ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह ये सब सब उसमें आता है आपके मॉक्स वगैरह में, उसी को उठाओ उसको पढ़ते रहो। और अगर किसी को पर्टिकुलरली वैसे पढ़ना है तो ये जो मेरे पास में पीडीएफ्स है ना, इन पीडीएफ को अगर पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब से तो इसी में से आ जाएगा आपका पेपर में जो आना होगा, ठीक है। पूरी ब्लैक बुक याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी वो पढ़े हुए हैं मेरे उसी में से अभी मेंस में मेरे पूरे 30 के 30 क्वेश्चन सही थे वो, ठीक है। उसमें जो पैसेज वाले में से सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुए हैं, 131 नंबर है मेरे, ठीक है, इंग्लिश में। और पढ़ा मैंने सिर्फ इसी तरीके से है, जिस भी चीज़ में को मैं गलत करता हूँ ना, जो मैंने मॉक दिया, मॉक के अंदर कुछ भी गलत होता है ना, मैं उसको सर्च करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, उसको देख लेता हूँ कि भाई कैसे मैंने क्या गलत कर दिया, कैसे उसको सही कर सकते थे, और उसी तरीके के 2-3 क्वेश्चन करो, वो अगली बार गलत होता ही नहीं है भाई, ठीक है। बस वो कैब आपको रटनी पड़ेगी भाई, कम से कम 4-5 हज़ार तो अच्छी वो कैब आपको पढ़नी ही पड़ेगी, कोई उसका वो दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं, ठीक है। और बची ग्रामर वगैरह वो मैंने बता ही दिया है, यूट्यूब पर सर्च कर देना, ठीक है। उसके अलावा नोट्स वगैरह बनाने की भाई बिल्कुल भी मैं वो नहीं देता हूँ, सजेशन नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता हूँ? क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। 3 महीने में अगर आप नोट्स बनाने बैठ गए ना तो भाई आप नोट्स ही बनाते रह जाओगे, आपका सिलेक्शन तो दूर रह जाएगा। तो करना क्या है, देखो मैथ में क्या करना है आपको, जो चीज़ आपको नहीं आती है ना, तो जैसे मान लो आप ओलिव बोर्ड पर दे रहे हो, पेपर दे रहे हो, ठीक है। तो ओलिव बोर्ड पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बना, उसमें एक सेव करने का ऑप्शन आता है, उसको सेव कर लो, ठीक है। वो क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन देख लिया, सेव कर लिया, थोड़े दिन बाद में उस क्वेश्चन को फिर से दोबारा ट्राई करो, वो सेव्ड के अंदर आपको दिखा देगा, उसी में ओलिव बोर्ड के अंदर। टेक्स्ट बुक में भी होगा, हर एक जितने प्लेटफॉर्म है सब देते हैं सेव का ऑप्शन, ठीक है। तो वो वहाँ से आप ट्राई करो। इसके नोट्स नहीं बनाने हैं आपको कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आया उसको नोटबुक में उतारने लग गया। क्यों उतारना है भाई क्वेश्चन, जब वहाँ पर सेव का ऑप्शन दे रखा है आपको, तो वो सेव करो, वहाँ से आप ट्राई करो। अगर सॉल्यूशन नहीं बन रहे हैं तो फिर उसके बाद में आप उसको दोबारा से देखो सॉल्यूशन वगैरह, थोड़े दिन बाद में फिर ट्राई करना। तो इसी तरीके से आपको वो हार्ड वाले क्वेश्चन है जो मतलब एक बार में बनते नहीं है, वो आपको धीरे धीरे करके आने लगेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या बच गया, रीजनिंग बच गई, ठीक है। रीजनिंग का भी सेम ही है, मॉक दो, मॉक के अंदर जो नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको पहले तो आप उसको, जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर वो है चीज़ है कि कोई सेम तरीके का क्वेश्चन है, मान लो उसी एक ही चीज़ का आप बार बार गलत करते हो, तो यूट्यूब के ऊपर सर्च करो, उसके बाद में उसका वो देखो, कंटेंट देखो थोड़ा सा, कितने दिन में वो करना है, ठीक है, कितना मतलब सही करना है उसको, फिर उसके बाद में उसके 2-4 क्वेश्चन करो, हो जाएगा वो आपका सही। अगली बार मॉक में आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा है तो ये मैं कर दूंगा, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस ज़रूरी है कि भाई मैंने पढ़ा है, ठीक है। उसके अलावा बची जीके। अब जीके में भाई कुछ लोग बोलते हैं कि भाई नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ, पर यार मैं तो नहीं कहता हूँ कि नोट्स बनाओ। क्यों? क्योंकि देखो 2 वीडियो मान लो आप देख रहे हो, तो दोनों वीडियो की आपको पीडीएफ भी तो मिलती है ना, परमार वाले बैच में ही, ठीक है। अब वो पीडीएफ किसी के पास पैसा नहीं है तो वो यूट्यूब वगैरह से देखते हैं, वो अलग चीज़ है। मैं वैसे बता रहा हूँ, परमार का अगर आपने बैच ले लिया है तो दोनों पीडीएफ आपको मिली, 2 वीडियो देखी, 2 पीडीएफ आपने पढ़ी, तो आपका दिन का काम हो गया। एक दिन का कितनी देर में हुआ, ये मान लो आपने 2 घंटे में देखी, 1 घंटे में आपने पीडीएफ पढ़ी, 3 घंटे में आपका एक दिन का काम हो गया जीके का, ठीक है। अब अगर आप नोट्स बनाने बैठोगे तो भाई ये 2 वीडियो ही नहीं कंप्लीट करोगे, पढ़ना तो दूर की बात है, ठीक है। तो आपके पास में पीडीएफ तो पड़ी ही हुई है, थोड़े दिन बाद में 1 वीक बाद में आपको जब 2 बार रिवीजन का टाइम आए तो पीडीएफ पढ़ो, वीडियो को रहने दो। पीडीएफ पढ़ोगे वो आपको वैसे समझ में आ जाएगा कि आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो नोट्स वगैरह बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आपको नोट्स कौन से बनाने हैं, मैथ में वो बनाने हैं जो क्वेश्चन के, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, जैसे वो ट्रायंगल वगैरह में वो बहुत सारी थ्योरम्स वगैरह होती हैं, जैसे उसमें स्क्वायर डाल दिया तो a+b/a ऐसे करके वो जो होती है ना, ठीक है, इनकी साइड वगैरह निकालने की। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना जो आपको मतलब एक तो रेयरली आती हैं पेपर के अंदर और आती हैं तो वो गलत कर देते हो, तो वो चीज़ें आप नोट कर सकते हो कहीं पर।
एक नोटबुक ले लो, उसके अंदर नोट करते जाओ, ठीक है। आपको क्वेश्चन नोट नहीं करने हैं नोट्स में, ठीक है। क्वेश्चन आप सेव करो या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस आपको इतना ही करना है। आपको जो चीज़, जैसे मान लो आपको सर्कल में कोई चीज़ है, कोई थ्योरम है, ऐसे कोई है कि भाई ये इनका रेडियस निकालना है मान लो, ठीक है। अभी ये दो कोड थी, एक दूसरे कट कर रही है, ये सारी कोड की लाइन दे देगी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। और पूछ ले रेडियस कि रेडियस कैसे निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला है ना जो A² + B² बटे कर इसके बटे में 4 आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं ना, ये आप नोट करो, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहोगे तो मैं मेरे नोट्स दिखा देता हूँ, ठीक है। यही पढ़े होंगे मैथ, ठीक है। देखो ये तो ये इस तरीके से मैंने, ये आप नोटबुक में लिख सकते हो, ये मैंने इसमें बना रखे हैं, ठीक है। ये एक्चुअल मेरे फ़ोन के नोट्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी सारे पड़े होंगे, ठीक है। तो कहाँ आ गए अब अपन, नोट्स का बता दिया मैंने। इसके बाद में मैथ का मैंने पूरा पीछे ही कवर कर दिया है कि ये देख लो उसमें से आपको क्या नहीं आता है, क्या आता है, ठीक है। ये आपका डिसाइड हो जाएगा कि भाई मेरे को ये आता है, ये नहीं आता है। तो उसके बाद में आप उसको उसी तरीके से कवर कर सकते हो। जैसे मान लो किसी को अर्थमेटिक आती है, किसी को एडवांस आती है, या किसी को कुछ भी नहीं आता है, तो फिर पहले अर्थमेटिक को शुरू करो, फिर उसके बाद में एडवांस पर जाना। क्योंकि एडवांस अगर आप शुरू करोगे तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन मॉक्स वगैरह में थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं, और अर्थमेटिक क्वेश्चन आसान भी रहते हैं, ठीक है। एडवांस में ऐसा हवा बना रखा है, ये बहुत हार्ड आती है, पर एडवांस ना जितने भी पेपर वगैरह में जितनी भी आती हैं वो आसान ही रहती है, ठीक है। इस बार भी मेंसुरेशन वगैरह में थोड़ा फंसा रखा था, पिरामिड्स वगैरह, प्रिज्म वगैरह, कितने सारे क्वेश्चन दे रखे थे उसके, ठीक है। तो और जितने भी वो क्वेश्चन थे इसके एडवांस मैथ के जो क्वेश्चन थे, वो साइन थीटा वगैरह, वो आसानी क्वेश्चन आए थे, कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन थे नहीं, ठीक है। तो पहले अर्थमेटिक देख लो। अर्थमेटिक में परसेंटेज ज़रूरी है। परसेंटेज एक बार आपको आ गया तो वो 4-5 टॉपिक हैं, वो एक तरीके से आ जाएंगे वो आपको, ठीक है। मतलब वो समझ में ज़्यादा बड़ी बात है नहीं उनको समझना, ठीक है। टीचर का मैं बता देता हूँ। एक तो मैथ्स मेनिया करके चैनल है, और एक भूतेश सर है, ठीक है। बार बार इनको क्यों रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि हवाबाजी नहीं करते हैं, ठीक है। जितना भी होता है आपको बहुत अच्छे से शांति से समझाते हैं। ये जो चैनल है, ये भाई यूँ समझ लो रामबाण इलाज है, अगर आपको जल्दी जल्दी सिलेबस खींचना है तो। इससे जल्दी जल्दी ये भाई जितनी जल्दी जल्दी कोई टॉपिक कराता है, 2-2 3-3 घंटे में यार इनके पूरे पूरे वो टॉपिक कवर कर रखे हैं। और वो मेरे को पता है कि उसने ज़्यादातर चीज़ें उसमें कवर कर रखी हैं, क्योंकि मैंने को तो लगभग अभी मैथ पूरा कर रखा है मैंने। तो उसमें से मैं अगर इसकी कोई वीडियो देखता हूँ तो मेरे को पता है भाई उसने करा रखी है कवर, इसलिए तो रिकमेंड कर रहा हूँ, वरना मैं क्यों बताऊँगा कि इसने अगर आधी चीज़ें छोड़ रखी होगी तो, ठीक है। तो ये मैथ्स मेनिया करके चैनल है, इस पर अगर आपको जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करना है तो फिर आप ये वाले चैनल से जितने भी वीडियोज़ वगैरह मिले तो वो आप उसमें से देख सकते हो, ठीक है। रीजनिंग का भी कराता है भाई। और भूतेश सर अगर आपको शांति से अच्छे से पढ़ना है तो इनसे देख सकते हो, ठीक है। और बची प्रैक्टिस, PYQ ही करने हैं। किसी भी टीचर की सीट वगैरह लेकर ज़्यादा वो मतलब हाथापाई नहीं करनी है अभी, क्योंकि 3 महीने में आप इतना ज़्यादा नहीं सीख पाओगे। PYQ सीख लोगे तो आपका ऑलमोस्ट 80 to 90% आपका पेपर उसी में से बनेगा, और वही आएगा। यूँ समझ लो अगर 90% आपने सीख लिया ना तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा, आपको ज़्यादा बड़ी वो होगी नहीं, ठीक है। और अगर आप मान लो किसी टीचर से हवे में आकर फालतू में PYQ की जगह बहुत ही हार्ड क्वेश्चन किए जा रहे हो, जैसे वो मेंस में गगन प्रताप सर करा रहे थे वो उनके बैच में, ठीक है। वो मैंने उसी टाइम वो वीडियो बनाई थी, उसमें बता दिया था कि उसमें से कुछ नहीं आना है, और वैसा ही हुआ था, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। PYQ क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस जितने हो सकते हैं उतने ज़्यादा करो। जितने भी आप मतलब यूट्यूब वगैरह से आपने जितनी भी वीडियोज़ वगैरह देखी हो, उसके बाद में PYQ क्वेश्चन करो, वो भी डिफरेंट टाइप के अलग अलग क्वेश्चन देख कर, ठीक है। कि मान लो ये क्वेश्चन आपने किया है, उसी तरीके का आपके 2-4 क्वेश्चन दिख रहे हैं तो आप उनको स्किप मारो और अगले क्वेश्चन पर बढ़ो, ठीक है। उसके अलावा मॉक्स देने हैं डेली का। आपको यूँ समझ लो आपका जब भी 50-60% कवर रहे सिलेबस, तो उसके बाद में आपको एक सेक्शनल मॉक मैथ का देना ही देना है, ठीक है। मैथ का तो देना ही है, उसके अलावा किसी और का दो ना दो। मैथ का तो आपको 50-60 मतलब आपका अर्थमेटिक भी हो गया ना, तो ये समझ लो आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं, ठीक है। और जब तक आप वो सीख रहे हो, जैसे अर्थमेटिक में परसेंटेज सीखा है तो चैप्टर वाइज मॉक देते रहो उसका, ठीक है। प्रैक्टिस भी रहेगी आपकी और टाइम भी आपको कम होगा फिर बाद में, ठीक है। बचा रीजनिंग का कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है अभी से, क्योंकि आप फुल मॉक तो दे नहीं रहे हो। फुल मॉक अगर आप अभी शुरू कर दोगे तो फिर आपका रीजनिंग उसी में कवर हो जाएगा। तो अभी आप कुछ मत करो, आप एक मॉक ले लो, सेक्शनल मॉक रीजनिंग का सेक्शनल मॉक दो। उसमें से आपको जो जो नहीं आता है यूट्यूब पर उस चीज़ को सर्च करो, उसी के रिलेटेड कोई वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो देखो, बस इनफ है रीजनिंग के लिए। कुछ मतलब माथा पचाई करनी ही नहीं है, वो वीडियो देख लोगे उसमें से आपको सोल्यूशन वगैरह पता चल जाएंगे। रीजनिंग का बस एक मॉक दे लो, 15 मिनट में मॉक हो जाएगा इसका, ठीक है। वैसे भी आपको पीडी के अंदर 12 से 14 मिनट के अंदर रीजनिंग ख़त्म करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया रीजनिंग का। मेंस में भी आप 15 मिनट मान लो, ठीक है, इतने में करनी पड़ती है। और बची इंग्लिश।
इंग्लिश का बता देते हैं। टीचर देखो जो मैंने अभी तक पढ़ा है ना, अरे यार ये ऐसे ब्लिंक करेगा क्या, ठीक है। अभी तक जिनसे पढ़ा है, रानी मैडम है और निमिषा बंसल मैडम है, ठीक है, और अमन सर है, और एक RWA से संजीव सर है, ठीक है। इन लोगों से पढ़ा है, पर ऐसा नहीं है कि मैंने एक चीज़ एक ही इंसान से ऐसे पढ़ी हो सकता है मैंने वो सेम चीज़ मैंने अमन सर से भी देखी हो, संजीव सर से भी देखी हो, और किसी और से भी देखी हो, कोई एक दो टीचर और भी हो तो उनसे भी देखी हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको एक मतलब मान लो कोई वो थी अभी थोड़े दिन पहले एक वो बहुत ट्रेंड में चली हुई थी, वो हर मॉक में आती थी, क्या थे वो यार मैं भूलने की बड़ी गंदी बीमारी हो गई है मेरे को, मैं भूल गया हूँ वो क्या चीज़ थी। तो वो बार बार आ रही थी, ठीक है। तो वो मैंने पहले संजीव सर से पढ़ी, ठीक है, संजीव सर से मैंने पढ़ लिया था। अरे हाँ वो था ना, वो उसमें पता करना होता था, जैसे एक सेंटेंस दे दिया, उस सेंटेंस के अंदर वो देखने थे क्या देखने थे फिर भूल गए थे, ठीक है। तो मैंने संजीव सर से पढ़ी थी वो, उसके बाद में मेरे को थोड़ी बहुत ठीक ठाक बनने लग गई थी, पर ढंग से आती नहीं थी। फिर मैंने अमन सर से देखी तो वो मेरे को ज़्यादा क्लियर हो गई थी, ठीक है। तो उसके बाद में हो सकता है वो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ सर ने ज़्यादा अच्छी पढ़ा रखी हो, फिर कोई दूसरी चीज़ हो वो इन्होंने ज़्यादा अच्छी पढ़ा रखी हो, वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो रानी मैडम से क्या क्या पढ़ना है, एक तो फ्रेजल वर्ब वगैरह है वो, ठीक है, उसके अलावा प्रीपोजिशन है वो, उसके अलावा ईडियम्स वगैरह है वो, और कोई ग्रामर वगैरह का भी कुछ देखना हो छोटा मोटा अगर देखना हो तो देख सकते हो, ठीक है। मोस्टली ये चीज़ें हैं। वो कैब वगैरह आप मतलब इनसे मत पढ़ो वो कैब वगैरह के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो कैब एक क्लास में करा नहीं पाते हैं लोग, ठीक है। तो वो मैंने बताया वो PDF में दे ही दूंगा किसी न किसी तरीके से आपको, ठीक है। तो वो PDF पढ़ लो पहले, तो वो PDF अगर याद हो गई तो मोस्टली आपको मोटी मोटी जो भी आती हैं वो हो जाएगी आपकी वो कैब, ठीक है। उसके अलावा आप मॉक में से उठाओ वो पढ़ते रहो। इनसे 120 रूल्स वो देख लेना, ठीक है, वो 100% कर लेना। उसके अलावा जो भी ज़्यादा चीज़ें मतलब ऐसी आती रहती हैं, उल्टी सीधी चीज़ें आती हैं मॉक में, आपको नई नई चीज़ें पता चलती रहती हैं, ठीक है। तो वो अमन सर और संजीव सर से कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो मैंने बता ही दिए यार, वही चीज़ें हैं, सेम ही चीज़ें, ठीक है। वो कैब का बता दिया मैंने कहाँ से करनी है, ठीक है। पैसेज का देख लेना भाई, निमिषा मैडम है वो एडिटोरियल वगैरह कराती रहती हैं, उनसे देख लेना, ठीक है। बैंकिंग के पैसेज देख लो, बैंकिंग वाले पैसेज बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। अगर बैंकिंग वाली इंग्लिश आ गई तो भाई SSC की हलवा लगेगी, ठीक है। इसलिए शायद मेरी हो सकता है कि मेरी इंग्लिश इसलिए अच्छी है क्योंकि मैंने बैंकिंग की थोड़ी प्रिपरेशन की थी ना, उसकी वजह से थोड़ी इंग्लिश मेरी अच्छी है। और उसके अलावा JK का बता दिया मैंने। बुक्स को रहने दो अभी, 3 महीने में आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो एक हिस्ट्री नहीं कंप्लीट होगी 3 महीने में, ठीक है। बैच ले लो परमार का, ठीक है, उसमें से आप वीडियोस देखो, PDF पढ़ो, PDF के बाद में 1 वीक या 2 वीक के बाद में उनको PDF को दोबारा पढ़ो। ऐसे ही थोड़े थोड़े दिन बाद में आप जैसे जैसे वो पढ़ते रहोगे वो आपको याद होती जाएगी, ठीक है। टीचर का बता दिया, परमार सर से ले लो। कोई दूसरा टीचर मैंने देखी है 1-2 टीचर और की भी, वो मेरे को समझ में आया नहीं वो टीचर, ठीक है। किसी को आपको अगर अच्छा लगता हो तो अलग बात है, ठीक है। टाइम का मैंने बता दिया है, 3 घंटे डेली के, ठीक है। 3 घंटे देने हैं तो इसका मतलब है आपको 10 घंटे का शेड्यूल लेकर चलना है, ठीक है। उससे ज़्यादा का मत रखना वरना फिर आप कर ही नहीं पाओगे कवर, ठीक है। वरना 10 घंटे से ज़्यादा कुछ लोग 12-14 घंटे का बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद में फिर ऐसा लगता है कि यार पूरा दिन मेरा इसी में जा रहा है, तो फिर दिमाग में स्ट्रेस भी होने लगता है। पर 10 घंटे निकाले जा सकते हैं भाई, 10 घंटे क्या, मैंने तो 12-13 निकाले हैं वैसे, ठीक है, डेली के 1.5 साल से निकाल रहे हैं 12-13 घंटे, ठीक है। करंट अफेयर्स प्री के लिए मत पढ़ो क्योंकि पता नहीं है कितना आएगा कितना नहीं आएगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा आ जाए, हो सकता है बिल्कुल ना आए, और हो सकता है कि 4-5 साल पुराना आ जाए, ठीक है। तो प्री के लिए तो आप मत देखो, प्री के लिए मैंने बता दिया वो चारों सब्जेक्ट देख लो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद में करंट अफेयर्स आप मेंस के लिए पढ़ लेना, और वो भी आप मंथली पढ़ लेना, ठीक है। वो किसी न किसी टीचर से आप देख लेना किससे पढ़ोगे। और इम्पोर्टेंट इसमें मैंने बता ही दिया है, अभी ये जो 4 सब्जेक्ट हैं आप पहले उनको कवर करो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद में फिर आप उस पर जाना बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा उसमें कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। स्टैटिक जीके हैं वो आजकल कम ही आती हैं, तो स्टैटिक जीके को तो आप लास्ट में पढ़ना, ठीक है। तो इसके बाद में क्या बचा है, प्री और मेंस के लिए, ठीक है, ये बता देते हैं। मैथ के अंदर 3 महीने हैं, 3 महीने के अंदर मेरे हिसाब से तो आप पूरा कवर कर दोगे जिस तरीके से मैंने बताया। अगर उस तरीके से सही में डेडिकेशन के साथ में करते हो तो 2-3 घंटे डेली के निकाल लो, ठीक है। उसमें वीडियो देखो, पहले टॉपिक देखो, उसकी वीडियो देखो, उसके ही PYQ के क्वेश्चन करो, PYQ के बाद में उसका सेक्शनल मॉक दे दो, मतलब चैप्टर वाइज मॉक दे दो। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। 1 वीक आप ऐसे मतलब यूँ समझ लो कि आप 1 वीक में 2-3 वो निकाल दोगे,
2 से 3 टॉपिक आप एक वीक में निकाल दोगे इस तरीके से, ठीक है। 3 महीने में आप पूरा मैथ कवर कर दोगे, पूरा 100% कर दोगे, ठीक है। यकीन रखो आप अपने आप पर, ऐसा लग रहा है कि आपने मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया है, तब भी कर दोगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पहले से मैथ आता है, थोड़ा बहुत आता है, मतलब कोई कोई टॉपिक आते हैं तो वो और भी अच्छा है, ठीक है। और उसके अलावा जीके का बचा, जीके का मैंने अभी अभी बताया ही है, ठीक है। इंग्लिश का भी मैंने बता ही दिया है किस तरीके से करना है इंग्लिश को, क्योंकि आप किसी बैच वगैरह से करने लगोगे तो यार वो शुरू से शुरू कर देंगे, फिर उसके बाद में वर्ब सिखाएंगे, प्रीपोजिशन सिखाएंगे, वो सब करना ही नहीं है, इतना डिटेल में तो घुसता ही नहीं है कि भाई प्रीपोजिशन वगैरह किस तरीके की, वो मॉक में आती है, हर एक तरीके के वो पूछ लेंगे किस तरीके की प्रीपोजिशन है, किस तरीके की वर्ब है, किस तरीके की, वो पेपर में आई है क्या आज तक? मैंने तो एक भी पेपर में नहीं देखी है ना, अब मेंस में आई मेरे पास में, ठीक है। वो मैंने सीख तो ली थी, वो यूट्यूब से सीखा था, वो भी अगर आपको सीखना हो तो यूट्यूब से सीख लेना, आधे घंटे कोई वीडियो दिखा देगा, वो आधे घंटे में सिखा देंगे, ठीक है। और मॉक का बता देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहेगी आपके लिए, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके सिलेबस को खींचो, 50 से 60% तक पहुँचो, ठीक है। उसके बाद में फुल मॉक दो, और डेली एक मॉक दो, ठीक है। और कब देना है ये इतना कंप्लीट करने के बाद में, और एटलीस्ट आप यूँ सोचो कि 3 महीने आपके पास में, फरवरी मार्च, मतलब मार्च ले लो, अप्रैल ले लो, मई ले लो, ठीक है। तो वहाँ तक 3 महीने हैं, तो आप 2 महीने के अंदर जितना हो सकता है उतना खींचो। उसके बाद में 1 महीने तक डेली का एक मॉक आपको फुल मॉक लगाना है, उसके अलावा एक मॉक आपको मैथ का लगाना है, एक मॉक आपको इंग्लिश का लगाना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ना जीके का लगाना है, ना रीजनिंग का लगाने की जरूरत पड़ेगी। रीजनिंग का अभी आपको मैंने बताया ना, आप एक मॉक देते रहो डेली का, तो वो अभी यहीं से कंटिन्यू करोगे तो वो आपकी रीजनिंग आपकी 2 महीने में अच्छी खासी हो जाएगी, मतलब यूँ समझ लो 50 में से आपके 45 नंबर के लगभग आप कवर कर लोगे, ठीक है, आराम से। और जब वो ये फुल मॉक दोगे 1 महीने के, उसके बाद में ये 50 में से 50 लाने में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेरे आए हैं 50 में से 50 भी आए हैं, 90 में से 90 भी आए हैं अभी इसी पेपर में, ठीक है। और मॉक देने से पहले आपको क्या करना है, मॉक देने से पहले आपको कुछ ना कुछ इस तरीके से, जैसे क्यूब हो गई वो रटनी है, मतलब दिमाग में, ऐसा नहीं है कि नोटबुक खोल कर क्यूब हो गई, जैसे मान लो आपको 20 तक क्यूब याद रखनी है, ठीक है। और स्क्वायर वगैरह याद रखनी है, वो 25 तक कर लो, ठीक है। 30 तक भी कर सकते हो, मेरे को 30 तक याद है, 30 तक ही कर लो तो आप भी, ठीक है। क्यूब मेरे को 20 तक ही याद है, ये 30 तक याद है, तो इस तरीके से अगर क्यूब को मान लो आप 11 से शुरू करो, 20 तक क्यूब है, वो एक बार आप अपने दिमाग में से वो कर लो, गो थ्रू कर लो, तो उसके बाद में ना आपका माइंड है ना वो उसमें आ जाएगा, डायरेक्शन में आ जाएगा कि बस अब मेरे को इधर ही पढ़ने की तरफ ही सोचना है, ठीक है। अगर आपने डायरेक्टली मॉक देना शुरू कर दिया तो उसके बाद में खिचड़ी रहती है दिमाग में, वो आपके मॉक में भी आ जाती हैं। आप शुरू में थोड़ा स्लो सोचोगे तो उसमें 5-7 मिनट ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, शुरू से ही माइंड को इस तरीके से उस स्टेट में रखना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, और फिर मॉक शुरू करना है, ठीक है। तो उसके बाद में आप शुरू से ही पहले क्वेश्चन से वो पूरे तरीके से, मतलब कंसंट्रेशन के साथ में कर लोगे मॉक को, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉक का, ठीक है। और मॉक आपको देना कब है ये भी बता देता हूँ, ठीक है। जब भी आप मॉक दो आप सुबह सुबह दो, ठीक है। नहा लो खा लो, उसके बाद में आप पहला ही मॉक दो, सबसे पहले एक मॉक दे दोगे फुल मॉक, उसके बाद में आपको जो भी उसकी एनालिसिस करनी है 1 घंटे के बाद में, जितनी भी आपकी जितनी देर लगे उसकी एनालिसिस करो, अच्छे से एनालिसिस करनी है, क्योंकि यूँ समझ लो आपने जितना मॉक दिया है उसके बाद में उतना ही टाइम आपको, 1 घंटे का मॉक है तो 1 घंटे की एनालिसिस करनी है। उसमें से क्या करना है, वो कैब छाटनी है, मैथ के क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन देखना है किस में टाइम लगा है, कि कौन सा टॉपिक है जो टाइम खा रहा है, मान लो आपसे हो भी रहा है ना, और टाइम खा रहा है कि वो ब्लड रिलेशन वगैरह वाले हैं, ठीक है। तो अगर वो ले रहे हैं आपका टाइम तो आप उसको यूट्यूब से देखो, आपको सीख लोगे, 2-3 दिन में बहुत अच्छे से आ जाएगा वो, ठीक है। तो वो टाइम वगैरह नहीं ख़राब करना उसमें। रीजनिंग आपको, मतलब टारगेट आपको यही रखना है 12 से 14 मिनट में ख़त्म करनी है, ठीक है। अभी आप शुरू करोगे तब हो सकता है टाइम थोड़ा ऊपर नीचे जाए, पर आपको करना ऐसे ही है, ठीक है। अभी मैं ये बता देता हूँ आपको मॉक जब देना है तो कैसे करना है शुरू, ठीक है। सबसे पहले प्री का फुल मॉक बता रहा हूँ, प्री का, ठीक है। रीजनिंग दो सबसे पहले, फिर उसके बाद में मैथ दो, फिर उसके बाद में इंग्लिश दो, फिर उसके बाद में जीके दो। मैंने बहुत चेंज करके देखे हैं भाई, जीके इंग्लिश ऐसे उल्टा सीधा करके भी देखा है, पर मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल थी वो यही थी, ठीक है। वो सूटेबल कैसे थी वो मैं बता देता हूँ। रीजनिंग को मेरे को फिक्स कर रखा था मैंने, 12 से 14 मिनट में ख़त्म करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी करना है, हो सकता है कोई क्वेश्चन में अटक रहे हो तो उसको स्किप मारो, आगे भागो, ठीक है। उसके बाद में इधर जब इंग्लिश में 17 मिनट बची रहती थी ना पहले, मतलब तो इतनी देर में मैं ये ख़त्म कर देता था, ठीक है। तो मान लो आपको पूरा 1 घंटा मिलता है, उसमें 60 में से 14 मिनट आपकी ये इधर गई रीजनिंग में, ठीक है। और
8 मिनट मतलब मैं रखता था उस टाइम 8-9 मिनट के लगभग इसमें इंग्लिश में, ठीक है। पर इस बार क्योंकि जो मैंने पैसे देखे हैं तो उस हिसाब से हो सकता है इंग्लिश थोड़ी हार्ड दे दे प्री में भी। तो आप यूँ समझ लो 10 मिनट के लगभग आप इंग्लिश में रख लो और 7 मिनट आप जीके के लिए रख लो। कोई 5 मिनट भी रखना है पर मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि 7 मिनट तो कम से कम रखनी है। वो इसलिए रखनी है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड आती हैं, तो स्टेटमेंट तो पढ़नी पड़ती है ना यार। हो सकता है आप सिली मिस्टेक कर दो 2-3 स्टेटमेंट में, तो वो मत करो। 7 मिनट इसमें रखो, 10 मिनट इसमें रखो, 17 और 14 31, तो 29 मिनट के लगभग आपके मैथ में बच जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको फॉलो करना है, 14 मिनट, 29 मिनट, ठीक है, 10 मिनट और 7 मिनट। ये एक तरीके से फिक्स सा बना लो। जितना टाइम आप इधर से बचाओगे मैथ में से, जितनी जल्दी जल्दी मैथ को करोगे, उतना ही टाइम आपको इंग्लिश में, जीके में और फिर इधर रीजनिंग में मान लो कोई क्वेश्चन छूटा हो तो आप उधर कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका मैंने बता दिया किस तरीके से करना है, ठीक है। और ये हो गया है एनालिसिस का, मैंने बता दिया है। पेपर दो, अच्छे से शांति से बैठो। यूँ नहीं है कि भाई पेपर दे दिया फिर उसके बाद में उसको बंद कर दिया कि हो गया पेपर, मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका, फिर आपने अपना 1 घंटा भी ख़राब किया है। पेपर देने के बाद में एनालिसिस 100% करनी है। कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लगा है ये देख लो। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो एवरेज वाला भी दे देते हैं, ये ओली बोर्ड भी दे देते हैं, वो भी दे देते हैं, क्या था, टेक्स्ट बुक भी दे देते हैं, ठीक है। तो एवरेज वालों से थोड़ा कम ही रखना है टाइम अपने को। अगर थोड़ा बहुत ऊपर जा भी रहे हैं तो कुछ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर बहुत ज़्यादा टाइम अगर आपने किसी को दिया है, मान लो किसी में 3-4 मिनट दे दी और वो क्वेश्चन आपसे बना भी नहीं या बन भी गया, तो भी 3-4 मिनट आपको किसी क्वेश्चन में देनी ही नहीं है। अगर आपको आ रहा है, पढ़ा आपने, और पहले क्वेश्चन को कैसे करना है, पूरा क्वेश्चन आपको एक बार में गो थ्रू करना है, मतलब पढ़ना है वो क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी, ठीक है, कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। वो पूछने के बाद में अगर आपको पता है कि किस तरीके से होता है तो उसको अटेम्प्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं कर दूंगा, नहीं होगा, ऐसे डाउट है, तो उसको मार्क कर दो। अगर आपको पता है कि नहीं होगा, मेरे को आता ही नहीं है, तो उसको स्किप मारो, ठीक है। और बचा क्या, फोमो। फोमो किस चीज़ के लिए है भाई, ये टीचर लोग क्रिएट कर देते हैं, तो उससे बचना है आपको। तो जैसे मान लो आपने अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी एक आरबी का, ठीक है, ओली बोर्ड का, टेक्स्ट बुक का, ठीक है, टेस्ट रैंकिंग का, तो ये 4 है ना, ये 4 आपको लाइव बुक भी लगाने हैं, ठीक है। पर ये जब लगाना, जब आपका प्रिपरेशन मैंने बताया 60% के लगभग हो जाए उसके बाद, ठीक है। तो इसमें से मान लो किसी टीचर ने ज़्यादा हार्ड बना दिया मॉक, तो उसके बाद में आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मेरे तो 100 नंबर रह गए, ठीक है, लोगों के 120 आए, 130 आए, 150 आए हैं, ठीक है। ये नहीं सोचना है। हो सकता है जैसे मान लो आरबी है और ये टेस्ट रैंकिंग है, इनके मतलब अगर आप कंपैरिजन करोगे ना इन चारों में, तो इन दोनों के ज़्यादातर हार्ड ही रहते हैं मॉक, ठीक है। और वो आपको करने भी चाहिए प्रैक्टिस। मैं तो बोलता हूँ कि हार्ड मॉक की प्रैक्टिस अगर आप करके जा रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर है। वो इसलिए बेटर है क्योंकि आप जब पेपर में बैठते हो तो थोड़ा बहुत, अगर मान लो इजी भी पेपर है तो आपको मॉडरेट लगता है, ठीक है, और मॉडरेट पेपर है तो हार्ड लगता है, ठीक है। तो हार्ड की अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो आप मॉडरेट पेपर को, आप मेंस का एग्जाम है यार, प्रेशर रहता है, ठीक है। मैंने 2 बार दिए हैं, दोनों बार मेरे को पता है क्या हाल रहता है, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से टैकल कर पाओगे। तो पर वो आपको तब करना है जब आपका थोड़ा सिलेबस अच्छा रहे, कॉन्फिडेंस अच्छा रहे। उसके बाद में अगर नहीं है तो उससे पहले आप PYQs लगाओ, बस बहुत रहेगा, ठीक है। जब आपका PYQs में अच्छा स्कोर आने लगे, 150 प्लस आने लगे, तब जाकर आप ये लाइव मॉक वगैरह में अच्छा वो कर सकते हो, ठीक है। और तो फोमो का मैंने बता दिया कि जब ये हार्ड वगैरह, ये मॉक वगैरह बनाते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग, भाई इनको लगे कि मेरे को तो कुछ नहीं आता है। जैसे मान लो कि मैं हूँ, मेरे को मेरा कोर्स बेचना है, तो मैं हार्ड मॉक देता हूँ तुम लोगों को लगेगा कि यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, तो मैं इन लोगों से वो ले लेता हूँ, बैच वगैरह ले लेता हूँ, फिर मैं पढ़ूंगा इनसे, फिर जाकर मेरा इनके बराबर ये जो बाकी बच्चों का स्कोर आ रहा है वैसा आएगा। पर ऐसा आपको करना नहीं है। फोमो आपको क्रिएट किया जाता है बैच वगैरह बेचने के लिए, वो सब करते नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये करेंगे ही, यही जो मैंने लिखे हैं ये चैनल तो बल्कि बहुत अच्छे लिखे हैं मैंने, जिनके लिए आपको लाइव मॉक आप दे सकते हो, ठीक है। इनके लाइव मॉक आपको देने चाहिए बाद में, जब आपका थोड़ा अच्छा वो हो जाए, स्कोर हो जाए। प्री में नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, मेंस में दे देना, ठीक है। मेंस के टाइम पर तो आपको ये चारों के चारों लाइव मॉक वो सैटरडे संडे आते हैं, तो वो देने ही देने हैं, ठीक है। उससे आपको मतलब, क्योंकि अच्छे खासे बच्चे सारे पेपर जितने भी वो करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, वो लोग मॉक देते हैं, तो आपको वो पता चलता रहेगा कि यार मेरी कितनी प्रिपरेशन है, कितना और मेरे को मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। और बाकी किसी भी टीचर का ये मत सोचो कि यार मैंने बैच नहीं लिया है तो मैं बाकी लोगों से पीछे हूँ। मैं बता रहा हूँ जितना भी यूट्यूब पर उन लोगों ने करा रखा है ना, उतना ही वो बैच में कराते हैं, और बैच में बस वो धीरे धीरे कराते हैं, ज़्यादा बकवास करते हैं, कम काम करते हैं, तो उसकी वजह से वो 6 महीने 7 महीने में ऐसे ख़त्म करते हैं। यूट्यूब के ऊपर आपको 11 घंटे की कोई क्लास दिख रही है ना, वही कंटेंट वो उधर 1 महीने में कवर करवाते हैं, सेम ही। अगर आपको यकीन ना हो तो भाई लेकर देख लो, बैच लेकर देख लो। मेरे से यकीन नहीं करना है तो जो मैंने किया है मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ। अभी तक जितना भी मैंने बताया, मैंने देखो बैच भी बता देता हूँ मैंने, ठीक है। प्री का बैच मैंने अभी तक किसी से लिया नहीं है। मेंस का बैच मैंने एक तो टेस्ट रैंकिंग से लिया था,
ठीक है, वो गगन प्रताप सर से। वो भी पूरा ही उनका कंप्लीट बैच लिया था, एकदम बकवास बैच था। अभी क्लियरली बोल रहा हूँ, एकदम बकवास बैच था, किसी काम का नहीं था वो पूरा का पूरा। 1-2 वीडियोज़ मैंने देखी थी, उसके बाद में वो इतना हार्ड करवा रहे थे ना कि अगर मैं वो करने लगता ना तो जो मेरे नंबर आए वो कहीं नहीं आते, वो 250 नंबर ही रहते मेरे को पता है। ठीक है, उसके अलावा फिर मैंने भूतेश सर से लिया था, ठीक है, मैथ के लिए। इससे मैंने जो इस बैच से मैंने जो पढ़ा है वो मैंने यही पढ़ा है कि जैसे मान लो मेरे को मैथ में कहीं कहीं कुछ टॉपिक थे जो दिक्कत करते ही थे, हर बार करते थे। जैसे वो बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो मेरे को पता नहीं क्या चक्कर है, वो मेरे को आता भी है तब भी मेरे को दिक्कत करता है। ठीक है, रेस वाले क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी मेरे को ऐसी दिक्कत करता है। तो ये जो 2-3 टॉपिक थे जो मेरे को दिक्कत करते थे वो, और वो हो गया क्या कहते हैं इसको, नंबर सिस्टम हो गया, वो नंबर सिस्टम भी मेरे को दिक्कत करता था। तो वो मैंने बैच से कवर किए थे इधर से, क्योंकि इन्होंने जो बैच में दिया था ना वो कंटेंट अच्छा खासा कंटेंट था, उसके अंदर लगभग पूरी चीज़ें वो उन्होंने कंप्लीट चीज़ें वो करवा रखी थी, कवर करवा रखी थी। ये है, ये सिर्फ एक तरीके से प्रैक्टिस बैच दे रहे थे मेंस के टाइम पर, और वो मेरे काम का था भी नहीं। ठीक है, मेरे को जो चाहिए था वो मेरे को इधर से चाहिए था कि भाई मोटी थ्योरी जो होती है ना वो दे दो, फिर उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन दे दो, बस मेरे को यही चाहिए था, वो मेरे को इधर से मिल गया था। ठीक है, भूतेश सर वाले बैच से। तो अगर आप मेंस में अगर आपको लेना हो इस तरीके से कि कहीं कोई कमी है वो दूर करनी हो, तो वो फिर बाद में मेंस का जो बैच आएगा सर का बाद में, वो आप ले लेना। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, किस तरीके से पेपर देना है ये बता दिया है, कहाँ से पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, कितना पढ़ना है ये भी मैंने बता दिया है। टाइम शेड्यूल आप अपने हिसाब से बना लेना, पहले मॉक देना है, उसके बाद में उसकी एनालिसिस करनी है, फिर उसके बाद में आप कोई एक टॉपिक पकड़ो। जैसे मान लो किसी का मैथ वीक है तो मैथ करो, रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग का तो क्या ही वीक होगी यार, इंग्लिश या फिर उसमें से जीके में से देख लो, जो भी वीक है वो आपको पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपको मैथ पढ़ना है। मान लो यहाँ पर मैंने जीके पढ़ी, ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने मैथ पढ़ा, फिर उसके बाद में मैंने इंग्लिश पढ़ी। ठीक है, और रीजनिंग का सिर्फ मेरे को मॉक लगाना है एक, वो जब भी टाइम ऐसा खाली टाइम सा रहे ना आपके पास में कि आपके पास में आधा घंटा है, तो वो आधे घंटे के अंदर ही 15 मिनट का रीजनिंग का मॉक दो, 15 मिनट उसकी एनालिसिस करो, बस हो गया आपका रीजनिंग का काम। ठीक है, 30 मिनट बहुत है, पर डेली करना है रीजनिंग। अगर क्योंकि यूँ समझ लो रीजनिंग में 50 में से आपने मान लो 40 नंबर लेकर आए, तो 10 नंबर है ना वो पीछे चले जाओ भाई, क्योंकि 50 नंबर सब लेकर आएंगे। जितने भी अच्छे बच्चे हैं ना वो लगभग 50 में से 45 प्लस ही स्कोर करेंगे रीजनिंग में, चाहे कैसी भी रीजनिंग आए, हार्ड भी आती है तब भी 45 प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 40 वाला स्कोर नहीं करना है, 45 प्लस ही रखना है, यूँ समझ लो 50 ही टारगेट है। ठीक है, तो रीजनिंग को आप डेली करोगे तो हो जाएगी आराम से रीजनिंग, पूरा 100% ही आपको स्कोर करना है हर बार ही। ठीक है, प्री में भी मेंस में भी। ठीक है, मतलब टारगेट ऐसा रखना है, हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो जाती है यार। ठीक है, और जीके का मैंने बता दिया है। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है, 3 घंटे लगभग। ठीक है, मैथ का भी 3 घंटे लगभग ले लो। ठीक है, रीजनिंग का 30 मिनट ही है। ठीक है, और ये फुल मॉक तो अभी आप दे नहीं रहे हो, अगर तैयारी नहीं है तो, तैयारी है तो फुल मॉक दो। ठीक है, फिर उसमें से इधर से थोड़ा काम कर सकते हो, कम कर सकते हो काम। 1 घंटे ये है, 1 घंटे की एनालिसिस है। ठीक है, उसके अलावा इंग्लिश का मैंने बता दिया, इंग्लिश का 2 घंटे ले लो। इंग्लिश में 2 घंटे मैंने इसलिए दिए कि 1 घंटे वो क्या पढ़ो, 1 घंटे कुछ और पढ़ लो। ठीक है, ग्रामर वगैरह, पैसेज वगैरह कुछ भी जो भी पढ़ना है। ठीक है, रीजनिंग का हो गया 30 मिनट, तो टोटल मिलाकर 3 6 2 8 2 10 साढ़े 10 घंटे के लगभग ही बन रहा है, और इतना ही मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया है। अगर कुछ फिर भी कन्फ्यूजन हो तो भाई कमेंट्स में बता दो, मैं उसमें हो सकता है कोई वीडियो बनानी पड़ेगी तो वीडियो बना दूंगा, और हो सकता है मैं वीडियो ना बना पाऊँ तो मैं कमेंट्स में ही आंसर दे दूँगा उसका। ठीक है, चलो भाई।